मनोविज्ञान का अर्थ एवं विधियाँ। मनोविज्ञान का अर्थ और विधियाँ। मनोविज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति, अवधारणा। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति एवं अवधारणाएं। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक था सुकरात। सुकरात ने 5वीं शताब्दी से पूर्व विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इनके विचारों का प्रभाव प्लेटो पर आया था। किस पर आया था? प्लेटो पर आया था। सुकरात ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में विचार दिया था और इसमें यह कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और इनके जो विचारों का जो प्रभाव किस पर आया था? प्लेटो पर आया, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा, ईश्वर, प्रकृति व मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या दी थी? आत्मा की अवधारणा दी थी कि आत्मा का मिलन ईश्वर से, ऐसे होता है ना, आत्मा का मिलन ईश्वर से। तो ये क्या है? मनोविज्ञान। तो इस प्रकार की जो अवधारणा किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? प्लेटो पर पड़ा था। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग किया नहीं जा सकता। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी। बताओ, आत्मा की अवधारणा किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। किसने किया था? अरस्तु ने क्या किया? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। और यही आत्मा का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन रूप था। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। भाई, प्लेटो के जो शिष्य थे, पहले प्लेटो साहब जी था। इस प्लेटो का जो शिष्य था, शिष्य कौन था? अरस्तु। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कद की? ईसा पूर्व की बात है। तो अरस्तु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन किया। भाई, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, इसमें अनेक शाखाएं आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, आत्मा मनोविज्ञान, इस अनेक शाखाएं होते हैं। तो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। और आत्मा का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन रूप था। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक कौन है? आपसे पूछा, जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। क्या है? अरस्तु क्या है? मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। अविशेष। कोल्सनिक एकमात्र विद्वान थे जो प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मानते हैं। कोल्सनिक एकमात्र विद्वान थे जो प्लेटो को, किसको? जो अरस्तु का जो गुरु था प्लेटो, उसको मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मानते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं सदी तक आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु, आत्मा की जो अध्ययन है, आत्मा का जो अध्ययन करते हैं, उस आत्मा के अध्ययन की जो विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बार 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक आया था, रुडोल्फ गाइकले ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये जो कोल्सनिक है, इस विद्वान के कहता है कि प्लेटो क्या है? मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। प्लेटो क्या है? मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। क्यों कह रहा है ये बात? इसलिए कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं सदी तक
आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और पहली बार 1590 ईस्वी में एक यूनानी दार्शनिक था। पहली बार जो परिवर्तन हुआ था 1590 में हुआ था। यूनानी दार्शनिक का नाम है रुडोल्फ गाइकले ने। रुडोल्फ गाइकले ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। क्या लिखी थी? साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया के अंदर आत्मा के अध्ययन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। उसका शब्द का नाम है फिजियोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? भाई साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी दार्शनिक देकार्ते ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को, आत्मा की जो विषय वस्तु, इसको आत्मा की जो अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया था। तब उस काल के दार्शनिक होब्स, लोक, कांट आदि ने इनका विरोध किया और सवाल खड़े कर दिए कि आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है। जैसे यह अभिप्राय समाप्त हो गया है कि मनोविज्ञान, इसमें एक बात होती है कि मनोविज्ञान क्या होते हैं। इसमें एक तो इसको जोड़ा गया था भौतिक शास्त्र से। भौतिक शास्त्र में जोड़ना है तो इसमें क्या कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। भौतिक शास्त्र के अंदर तो प्रयोग किए जा सकते हैं ना, और जो प्रयोग किया जा सकता है उसी को हम मनोविज्ञान में मानेंगे। तो वही कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं वही विज्ञान होगा, अन्यथा विज्ञान नहीं होगा। तो ये विश्लेषण किया जा रहा है कि साइकोलॉजी शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा का, ठीक है। यूनानी दार्शनिक देकार्ते ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि इसको विज्ञान की श्रेणी में जब भी रखा जाएगा जो भौतिक शास्त्र से जुड़ता हो, और भौतिक शास्त्र से जुड़ेगा तो उसको विज्ञान मानेंगे। और भौतिक शास्त्र से जोड़ने से पहले इसके अंदर भौतिक शास्त्र, इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। जिस विषय के अंदर है प्रयोग किया जा सकता है वो क्या है, विज्ञान होगी। यदि प्रयोग नहीं किया जाएंगे तो वह विज्ञान नहीं होगी। तो इसीलिए क्या किया गया कि भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि भौतिक शास्त्र में आ जाएगी तो इसके अंदर वही आएगा जो प्रयोग, जिसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। तो उस काल के जो दार्शनिक था होब्स, लोक्स और कांट आदि ने इनका विरोध किया और सवाल खड़े किए कि आत्मा क्या है, कहाँ, कैसी है, इसके ऊपर किस प्रकार का आप प्रयोग करेंगे, बताइए हमें कि आत्मा क्या है, कहाँ और कैसी है। जिससे ये अभिप्राय समाप्त हो गया। फिर इसके बाद में चलते हैं 17वीं शताब्दी में। इटली की दार्शनिक था पोम्पोलॉजी। इस पोम्पोलॉजी ने क्या किया, इस विषय वस्तु को एक नए अभिप्राय देते हुए मन मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसका? मन मस्तिष्क का। मन मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। क्या कि भाई उसको तो समाप्त हो गया कि उसके ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सका, और प्रयोग नहीं कर सकते तो विज्ञान नहीं होगी, ठीक है ना। अब नहीं आ रहा है कि 17वीं शताब्दी में इटली की दार्शनिक था पोपोलॉजी। इस पोपोलॉजी ने इस विषय वस्तु को नया अभिप्राय देते हुए क्या कहा कि मन मस्तिष्क का अध्ययन, मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जिसका समर्थन सबसे पहले किया था, इसका समर्थन करने वाले थे जॉन लॉक। इस जॉन लॉक ने समर्थन किया। और 19वीं सदी आते आते मन क्या है, मन क्या है, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने हैं, जैसे सवाल पैदा हो गई। और 19वीं सदी के मध्यकाल में यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। मतलब इसके अंदर भी इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता इसके ऊपर भी, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया कि क्या है, मन का मस्तिष्क भी मनोविज्ञान नहीं है। क्योंकि इसके अंदर हमने मन नहीं बता सका, उसने नहीं बता सका कि मन मस्तिष्क क्या है, इसमें क्या अंतर है, कितने हैं, जैसे सवाल पैदा हुए और उसका प्रयोग करके उसको सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए कारण मन मस्तिष्क का विज्ञान को भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद माते 19वीं सदी में 1852 में घटना से अभिप्राय होकर के अमेरिका विद्वान विलियम जेम्स ने 18 वर्षों तक प्रयास करते हुए 1870 ईस्वी के समय दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाई। इन्होंने अपने विचार दिया कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना। इस आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना का विज्ञान की संज्ञा दी गई, जिसका समर्थक विलियम बुट, जेम्स सली, विलियम्स वाइब्स, टिंचर, चैडविक आदि वैज्ञानिक ने किया था। और ये सभी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाए। यह अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा,
मात्र 30 वर्षों में 1900 आते आते समाप्त हो गया। देखिए हमने अब क्या बात कर रहे हैं कि अब चल रहा है 19वीं शताब्दी में। 19वीं सदी की बात है, 1852 में एक घटना है। 1852 एक घटना से प्रभावित होकर अमेरिका विद्वान था विलियम जेम्स। तो इस विलियम जेम्स साहब क्या कहते हैं, किस प्रकार का जेम्स लगाते हैं देखते हैं कि 18 वर्ष तक बहुत प्रयास किया। कितने साल तक? 18 साल तक प्रयास किया। और 1870 के समय, देखिए 18 साल तो बहुत बार इसने क्या किया, प्रयास किया। और 1870 ईस्वी के समय दर्शन शास्त्र से, भाई इसको दर्शन शास्त्र से अलग रखा गया। दर्शन शास्त्र से अलग, दर्शन शास्त्र के अंदर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो उसे अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या क्या कर सके, प्रयोग कर सके। अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी। क्या कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान लाया और इसकी अवधारणा दी, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक खिलाए। कौन खिलाए? विलियम जेम्स। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक खिलाए, ठीक है। इन्होंने अपना विचार दिया। क्या विचार दिया इसने? देखिए अपना विचार दिया था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। क्या दिया था? चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। ये प्रकार का इसने विचार दिया था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इस आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना के विज्ञान की संज्ञा दी गई, जिसका समर्थक करने वाले विलियम बुंट था। कौन था भाई इसका समर्थक? पूछ सकता है आपको। कौन था? एक तो बुंट साहब जी था, जेम्स सली साहब था, एक विलियम वाइप्स था, एक टिंचर था, एक चैडविक था। इन्होंने इसका समर्थन किया था। और ये सभी कौन थे? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाए। यह अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा था, मात्र 30 साल तक। 19वीं सदी में आते आते समाप्त हो गया। आप चलते हैं। फ्राइडे ने मनोविज्ञान सिद्धांत दिया था। किसने दिया था भाई? फ्राइडे ने एक सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान। फ्राइडे ने सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान, सॉरी, फ्राइडे ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। मन का विश्लेषण करते हुए सिद्धांत दिया। किस प्रकार के? अपने मन का, अपनी जो मन चेतना है, इसका विश्लेषण सिद्धांत दिया था। और 19वीं सदी में इसमें चेतना के 3 रूप बताए थे। क्या बताए थे? चेतना के 3 रूप बताए थे, चेतन, अचेतन और अचेतन। जिसमें कहा था कि जो चेतन है 10% है, जिसमें से अचेतन है और 90% बताया गया था। और इसमें अचेतन कुछ नहीं बताया गया, 0% बताया गया था। अचेतन को, चेतन को 10% बताया गया था, और अचेतन है वो 90% बताया गया था। इस जो चेतन है, इसके जो चेतन है, अचेतन है, और जो चेतन है भाई, अचेतन क्या होता है और चेतन क्या होता है? देखिए जो मनोविश्लेषण है, ये संप्रदाय संबंधित है। मनोविश्लेषण संप्रदाय किसने दिया? फ्राइडे ने दिया था। सिगमंड जो फ्राइड है, वियना के हैं, एक बात है। इसने मन या मस्तिष्क इसका विश्लेषण करते हुए मन को 3 भागों में बांटा था, अचेतन, चेतन और अचेतन। ठीक है ना। सिगमंड फ्राइडे ने, इसका जन्म आपको बता दें 6 मई 1856 को वियना में होता। ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ा वियना, यहूदी परिवार में होता। 6 मई 1856 को जन्म होता है। डॉक्टर बने, पागलों के डॉक्टर बने थे। और फैंसी नगर में, बाद में फैंसी नगर पेरिस फ्रांस में आ चुके थे। इसने मन को 3 भागों में बांटा, आपको पता है कि चेतन, अचेतन और चेतन के रूप में। इसमें चेतन 10% भाग है, और अचेतन के अंदर हमारे पास 90% आता है। अचेतन जो होता है, अचेतन जो मन होता है, वो जन्मजात होता है। क्या होता है? अचेतन जो होता है वो जन्मजात होता है। इसके अंदर इस जो अचेतन होता है, देखिए ए पर अचेतन लगा लेते हैं। इस जो अचेतन के अंदर, इसके अंदर वो सभी आनंद, सुख नियम सम्मिलित है, जो जीवन में हमें आनंद दे सके, सुख देता है। आनंदवादी और सुखवादी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर इच्छाओं का भंडार ग्रह सम्मिलित है। इसके अंदर मतलब इसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो पूरा भंडार इसके अंदर ही समाहित है। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन यही है, अचेतनवाद। अचेतन, इसके अंदर विचार, तार्किक मन है।
अचेतन है, इसके अंदर सौफन विश्लेषण किया जाता है। आइडियंड इसको एगो बोलते हैं। अचेतन मन अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मन के अंदर जिस प्रकार के जो विचार चलते हैं ना, आनंददायक विचार, सुखमय विचार जो हमें बहुत आनंद देते हैं, सौफन विश्लेषण सिद्धि मतलब सौफन के अंदर जो हमारे मन में के अंदर जो विचार होते हैं वो अचेतन है। इस अचेतन का अध्ययन का विषय बनाया था सिगमंड फ्राइड ने। अचेतन को तो मनोविज्ञान में अध्ययन बनाया था, अचेतन मन का अध्ययन करने का विषय बनाया था इसको। और इसी को समझकर बालक, इसी को समझ करके मतलब बालक के अचेतन मन को समझकर ही बालक को सृजनशील और अधिगमशील और प्रेरणा कर सकते हैं। इसका समर्थक हमने देखा था एडलर है, कार्ल यूंग है। तो अचेतन के अंदर हमने अचेतन देखा कि अचेतन के अंदर आनंद सुखमय जीवन जीने का एक प्रकार के सुफन है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो मन में आनंदीय जो ये सुखमय जो जीवन होता है इसके बारे में सोचते हैं। इच्छाओं का भंडार इसके अंदर, विचार सोचते हैं, तार्किक मन होता है एक प्रकार का अचेतन, जो 90% होता है। इसके ऊपर काबू करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद चलता है अचेतन। जो अचेतन होता है ना, अचेतन के बाद हम अचेतन देख रहे हैं। अचेतन एक वास्तविक नियम होता है, इसके अंदर वास्तविकता और समय का ज्ञान इसके अंदर ही किया जाता है। अचेतन और चेतन इसके मध्य की जो अवस्था है उसको अचेतन बोले। इसके अंदर याद की गई बातें अचानक भूल जाते हैं। और चेतन मन, देखिए चेतन मन बात करें, इसके अंदर जो चेतन मन है और बीच का अचेतन हो गया। चेतन मन जो है ये नैतिकता पर बल देता है, नैतिकता का नियम है। नैतिकवादी मन नैतिक मूल्यों का भंडार है इसके अंदर। आदर्शवादी मन मतलब इसके अंदर आदर्शों का भंडार है। बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका इस चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति की ओर कमान रखने वाला मन ये चेतन मन ही है। देखिए मन की तुलना तो बर्फ की एक शिला खंड से की थी, आपको पता है। बर्फ की तुलना मन की तुलना किससे की थी? बर्फ की शिलालेख खंड से की थी। और आपको एक बात और बताऊँ, व्यक्तित्व के जो 3 अंग होते हैं ना, व्यक्तित्व के 3 अंग होते हैं। सुपर एगो मतलब जो परम हैम और इदम, जो 3 अंग है इसकी तुलना भी इनसे की थी। परम हैम इसको बोला गया चेतन मन, परम हैम इसको बोला गया चेतन मन, जबकि इदम बोला गया अचेतन को, और ईगो बोला गया जो हैम है उसको अचेतन मन बोला गया है। देखिए इंग्लैंड के जो मनोविज्ञान है विलियम मैकडूगल, इस इंग्लैंड के जो मनोवैज्ञानिक हैं उसका नाम है मैकडूगल। इस मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी थी? द आउटलाइन फिजियोलॉजी। इसमें चेतना को बुरा शब्द बनाया था। इसमें चेतना को बुरा शब्द बनाया। देखिए 1879 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान विलियम वुड ने लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। देखिए 1879 ईस्वी के बाद 1879 ईस्वी में है जर्मनी के अंदर, कहाँ पर? जर्मनी में एक जर्मनी है, उसके जर्मनी के अंदर है विलियम वुड ने, किसने? विलियम जो वुंट है, वुंट साहब जी ने लिप्जिंग नामक स्थान पर एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय खोला था, जिसको बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और इसी के अंदर ये विश्वविद्यालय इसलिए खोला गया था कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, कि प्रयोग कर सके, इसलिए प्रयोगशाला स्थापित की। और ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। बताओ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इसके जनक कौन कहलाए थे? विलियम वुंट कहलाए थे। कौन कहलाए थे? प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है जिसके अंदर प्रयोग किए जाते थे। क्या किए जाते? प्रयोग किए जाते थे। भाई मनोविज्ञान होएगा जिसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। तो प्रयोगात्मक प्रयोग करने के लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया था, उसको बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं। ये जर्मनी में है, लिप्जिंग नामक स्थान पर, मतलब लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में इसे लिप्जिंग विश्वविद्यालय बोलते थे प्रारंभ में, बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय पड़ा था इसका नाम। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
जेबी वाटसन ने मनोविज्ञानी की विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा। क्या कहा था कि व्यवहार वह है, क्या है कि वाटसन जी ने, ये जो वाटसन है 20वीं सदी के प्रारंभ में इस मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा था। क्या कहा था? धनात्मक विज्ञान। क्या है? धनात्मक विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। आप चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप मुझे कुछ बालक दो और आप चाहे उसको मैं वो बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे वो बना सकता हूँ, आप मुझे बालक दो और मैं उनको आप चाहे वो बना सकता हूँ। आप चाहे तो उसको मैं इंजीनियर बना सकता हूँ, आप चाहे उसको मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, आप चाहे तो मैं उसको वकील बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। इस विद्वान को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञान कहा जाता है। वही बताओ, चमकता सितारा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? चमकता सितारा मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई थी, चमकता सितारा मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यवहारवाद का समर्थन थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल, हल, स्किनर, कोल्सनिक, कोरवेंडकरो, मन, बोरिंग, मर्फी आदि विद्वानों ने किया था। ये व्यवहारवादी कहलाया था, मतलब ये प्रमुख व्यवहारवादी हैं जो हमारे इसके समर्थक थे। व्यवहारवाद का समर्थन करने वाले कौन कौन थे? थॉर्नडाइक साहब जी है, वुडवर्थ जी है, मैकडूगल है, हल है, स्किनर साहब जी हैं, कोल्सनिक है, कोरवेंडकरो है, बोरिंग है, मन है, और ये हमारे साहब जी मर्फी है। वुडवर्थ की परिभाषा है, क्या कहता है वुडवर्थ साहब जी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, मनोविज्ञान के खतन एक प्रकार ध्यान रखना, ही मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में बाहर के स्वरूप को अपनाया। मतलब व्यवहार के जो व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार के जो बाह्य स्वरूप को अपनाया था। क्या अपनाया था? व्यवहार के बाहरी स्वरूप को अपनाया था। ये वुडवर्थ का कथन है। मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि वाटसन क्या कहता है कि मनोविज्ञान के बारे में परिभाषा है, और ये परिभाषा को देखते हैं एक एक। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या है? धनात्मक विज्ञान है। क्या है? धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाला मानव व्यवहार का अध्ययन है। कि भाई वुडवर्थ साहब जी क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान वुडवर्थ साहब जी वातावरण में बोलते हैं कि समाज में वातावरण में होने वाला जो मानव व्यवहार का अध्ययन है, सामाजिक वातावरण में होने वाला मानव व्यवहार, और समाज में रहकर जिस प्रकार का व्यवहार करने सीखते हैं वही क्या है? मनोविज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार क्या बोलते हैं कि मैकडूगल क्या बोलते हैं कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। क्या? यथार्थ विज्ञान। देखिए इसके लिए मैकडूगल के शब्द एक शब्द है आय, याद रखना, आय याद रखना। क्या रखना? आय। ऐसे आचरण और व्यवहार और ऐसे यथार्थ का विज्ञान। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कौन? मैकडूगल के अनुसार बोलता है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग, अब बताइए बोर कहाँ कटेगा? प्रकृति के अंदर है। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। क्या है? मानव प्रकृति का विज्ञान है। बताइए बोर कौन कटाएगा? मानव कटाएगा। कहाँ कटाएगा? प्रकृति के अंदर। जैसे प्रकृति तो पैदा होती है ना भाई। तो बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। तो मानव प्रकृति का विज्ञान है। हमारे जो ये पिल्सबरी के अनुसार संतोषजनक शब्दों को मानव व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये हमारे पिल्सबरी क्या कहते हैं? पिल्सबरी ये बोलते हैं कि संतोषजनक जो शब्द मानव व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है।
मतलब ऐसे जो शब्द जो मानव को संतोषजनक बना दे। संतोष मतलब एक प्रकार का पॉजिटिव होता है, और संतोषजनक शब्दों में मानव व्यवहार का विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। ये हमारे पिल्सबरी साहब कहते हैं ऐसे प्रकार के। और मर्फी क्या बोलते हैं, मर्फी बोलते हैं कि जीवित प्राणियों का वातावरण के संपर्क में होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। कि भाई जीवित प्राणियों के संपर्क में आ जाते हैं, जीवित प्राणियों के जो वातावरण में रह करके जिस प्रकार के हम व्यवहार करने सीख जाते हैं वही क्या है, मनोविज्ञान है। क्रोवेंड क्रो साहब जी क्या बोलते हैं, क्रोवेंड क्रो जी बोलते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। क्रोवेंड क्रो क्या बोलते हैं, क्रोवेंड क्रो बोल रहे हैं, क्रोवेंड क्रो क्या बोलते हैं, इसका जो परिभाषा है कि मानव व्यवहार, मानव व्यवहार और मानव संबंध। तो देख ऐसा है कि मानव व्यवहार, व्यवहार संबंध मतलब मानव का व्यवहार और संबंध, इनका जो अध्ययन है, मानव का व्यवहार और संबंध का जो अध्ययन किया है, क्रो एंड क्रो है। जिस प्रकार क्या क्या क्रो का संबंध क्रो से है, क्रो का संबंध क्रो से है, उसी प्रकार का मानव व्यवहार और संबंध का अध्ययन, तो मानव का व्यवहार और संबंध आपस में संबंध है इस प्रकार दोनों का, तो अध्ययन ये क्या है, मनोविज्ञान है। ये कौन बोलता है, क्रो एंड क्रो साहब जी बोलते हैं। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शब्द का अभिप्राय होता है कि सामान्यतः सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा का अर्थ मान लेते हैं, परंतु इसके सही अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है। मूलतः लैटिन भाषा के शब्द का अभिप्राय निम्न है। देखते हैं कि जो शिक्षा शब्द का जो अभिप्राय सामान्यतः सीखने और सिखाने की क्रिया को शिक्षा का अर्थ मान लेते हैं, लेकिन इसके सही अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है। मूलतः लैटिन भाषा के इस शब्द का अभिप्राय निम्न है। क्या क्या अभिप्राय है, देखिए एजुकेशन है, एजुकेशन का पहला मत है एजुकेशन जो है, दूसरा मत एजुकेशन, इसका पहला मत मतलब इसे का मतलब अंदर से, और हमारे डुगो है इसका मतलब बाहर निकलना। एडुकेयर का मतलब और एडुकेयर जो साहब जी हैं इनका मतलब होता है कि अंदर से विकसित करना। क्या करना, अंदर से विकसित करना, किसी बालों को अंदर से विकसित करना और उसको आगे बढ़ाना और विकास करना है, अंदर से बाहर निकालना ही क्या है, ये एडुकेयर साहब जी, एडुकेयर है। मतलब शिक्षा एक प्रकार से वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है कि शिक्षा एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में पहले से मौजूद बीज रूप शक्तियों को विकसित किया जाता है। बालक में जो पहले से मौजूद बीज रूपी शक्तियों को विकसित किया जाता है, इसके अर्थ समझ सकते हैं कि बालक के अंदर जो पहले से है क्या है, बीज है, और उसको हम क्या करेंगे, उसको विकसित करेंगे, उनकी जो शक्ति है उनको विकसित करेंगे, है पहले से मौजूद, लेकिन उनको हम वो क्या है, दबी हुई है, उनको हम उभारेंगे, उन शक्तियों को हम उभारेंगे, ये काम करेंगे एजुकेशन के माध्यम से। जैसे कि प्रचलित अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया, सीखने और सिखाने की क्रिया। इसका वास्तविक अर्थ बोले तो बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली क्रिया, बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली क्रिया मतलब परिमार्जित करने वाली क्रिया ही क्या है, शिक्षण। हमारी शिक्षा चल रही है, इसका व्यापक अर्थ बोले कि जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया, मतलब ये हमेशा जीवन पर ही चलती है भाई शिक्षा तो जीवन भर ही चलती है। जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। अनुभवों से क्या होता है, परिमार्जन आता है, भाई अनुभव से सीखते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो हमारे जीवन भर के अनुभवों से क्या जाता है, सीखा जाता है, परिमार्जन किया जाता है जीवन भर के अनुभव से। जीवन भर सीखते रहते हैं ना। संकुचित अर्थ क्या होता है, संकुचित शॉर्टकट में बोले किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना, किसी विद्यालय में पढ़ना या महाविद्यालय में पढ़ना, ये शिक्षा है। संकुचित अर्थ में बोले, शॉर्टकट में बोले। अब देखिए शिक्षा की परिभाषा, हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा की परिभाषा बताते हैं कि अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु क्या बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ये शिक्षा का कार्य है। मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। बताओ कि स्वस्थ शरीर के अंदर भाई स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ ही क्या होगा, मस्तिष्क का निर्माण होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो जाएगा और वही तो शिक्षा होगी ना। प्लेटो साहब जी क्या बोलते हैं, देखिए अरस्तु साहब जी और प्लस सस्तु,
ये सस्तु मस्तिष्क मस्तिष्क का देख आधा भाग में स होता है मस्तिष्क, आप समझ लेना। मस्तिष्क का निर्माण अरस्तु करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? प्लेटो क्या बोलता है कि जो शिक्षा होता है ना, ये शारीरिक, शरीर में भी और हमारे मानसिक भी और हमारे बुद्धि, ये तीनों में क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। तीन शब्दों का प्रयोग होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। कौन बोलता है? प्लेटो साहब जी बोलते हैं कि प्लेट में क्या लाता है? प्लेट में क्या लाता है? शरीर, मन और बौद्धिक लाता है। ऐसा तरह जॉन लॉक से भी, अब लॉक किस प्रकार लगाता है ये देखना। देख, जिस प्रकार की फसल के लिए कृषि होती है, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या होती है? शिक्षा होती है। ये प्रकार की परिभाषा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक के बोलता है। जॉन लॉक साहब जी क्या बोलते हैं? पर जिस प्रकार के फसल के लिए क्या होना चाहिए? कृषि। फसल करेंगे तो फसल के लिए क्या? कृषि। फसल के अंदर क्या होती है? कृषि होती है। उसी प्रकार मनुष्य में क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। तो मनुष्य के लिए क्या हो? शिक्षा होती है, जॉन लॉक साहब जी बोलते हैं। अब गांधी जी क्या बोलते थे कि गांधी जी भी इसके लिए बोल के कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। देखिए, हमने पहला देखा था कि प्लेटो का भी देखा था कि व्यक्ति में जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है वो तो गया, प्लेटो के अनुसार गया। अब गांधी जी बोल रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क, उसके अंदर बोल रहे हैं शरीर, मानसिक और बौद्धिक। अब इसमें बोल रहे हैं, देखिए, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क। शरीर पूरा, आत्मा हमारे, आत्मा, मन, मस्तिष्क, ये सर्वांगीण, इनका सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास हो जाए, वही क्या शिक्षा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं, शिक्षा बालक में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पूर्णता पर बोल देते हैं स्वामी विवेकानंद, क्या कहते हैं? शिक्षा बालक में पूर्ण निहित पूर्णता को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करती है। हमारे फ्रोवेल के अनुसार देखते हैं शिक्षा की परिभाषा क्या दी जाती है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दी जाती है कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। क्या शिक्षा क्या करती है? भाई, शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? बालक के अंदर जो छिपी हुई जो शक्ति है उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। यह आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। ये कौन बोलते हैं? फ्रोबेल बोलते हैं। जिस प्रकार के बेल बजाकर के घंटे की आवाज बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार के शिक्षा भी क्या करते हैं? आंतरिक शक्ति को बाहर निकाल देती है। पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? किस प्रकार पेस्ट करता है? शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोगिताओं की, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोगिताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती हैं। क्या करती है? बस शिक्षा क्या करती है? बालक की आंतरिक अभियोगिताओं का, आंतरिक अभियोगिताओं का, आंतरिक अभियोगिताओं का स्वाभाविक स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। क्या करती है? प्रगतिशील विकास करती है। क्या करती है? प्रगतिशील विकास करता है। यह कोर्समिक के अनुसार क्या बोलता है? कोर्समिक बोलते हैं शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक विकास करती है। क्या करती है? शारीरिक, मानसिक विकास करती है। कोर्समिक बोलते हैं कि बस शिक्षा है ये शारीरिक और मानसिक विकास करती है। अब देखिए, इसको याद करने का यही तरीका यही होगा, पन्नों में लिखो और याद करो, बार बार फेरो, एक बार में कुछ याद नहीं होता है। देखिए, 1890 में अमेरिका विद्वान 1890 में अमेरिका विद्वान, उसका नाम था थॉर्नडाइक। अब देखिए, थॉर्नडाइक के बारे में बात करें। अमेरिका विद्वान जो थॉर्नडाइक है, ये अमेरिका मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक एक घटना से प्रभावित हुए और लगभग 10 वर्ष से भी ज़्यादा प्रयास के बाद में 1900 ईस्वी आते आते शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का निर्माण करने में सफल हो रहे, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। भाई, अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं थॉर्नडाइक को, है ना। थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक जो रूसो की पुस्तक इमाइल का प्रभाव पड़ा। इमाइल रूसो का एक उपन्यास है। क्या है? इमाइल एक रूसो का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एक बालक और बालिका की कहानी मनोविज्ञान को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्राप्त के संदर्भ में लिखी। थॉर्नडाइक है ये प्रकृतिवादी विचारक जो रूसो की एक पुस्तक इमाइल
ये रूसो का एक उपन्यास है। क्या है? रूसो का जो एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। इसमें इन्होंने बालक और बालिका की कहानी मनोविज्ञान को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्राप्त के संदर्भ में लिखी। एक विचार दिया। क्या विचार दिया है? कि बालक एक पुस्तक के समान होता है। बालक क्या होता है? एक पुस्तक के समान होता है। बालक एक पुस्तक के समान होता है, उसे उद्यपान या शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। क्या होता है? उसे उद्यपान मतलब शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। इसी कारण शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। भाई, शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे जाता है? रूसो को जाता है। हमारे देखिए, ये जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के आधार पर है, शिक्षक और प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई, जिसके प्रणेता हमारे जॉन डीवी साहब जी हैं, माने जाते हैं। थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाए। थॉर्नडाइक क्या है? संसार के पहले शिक्षा शास्त्री कौन है? थॉर्नडाइक है। ये थॉर्नडाइक के बारे में बात करिए अब आगे। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। पहले भारत देश में जो मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा, भारत देश के अंदर जो मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1920 से हुई थी। मनोवैज्ञानिक तरीके से भाई शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में होती है। ये देखिए हमारे पास शिक्षक इस प्रकार का व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर क्या किया जाता है? वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परिमार्जन करने की क्रिया, मतलब शिक्षा के द्वारा परिमार्जन करने की जो क्रिया व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं। व्यवहार का अध्ययन करके मनोविज्ञान मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान, और इसके द्वारा परिमार्जन करके ही परिमार्जन करने की क्रिया व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लिए परिभाषा देखते हैं। कोर्सनिक के अनुसार क्या बोलते हैं? कोर्सनिक बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, प्रयोग नहीं अनुप्रयोग। क्या बोल रहा है? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक के प्रयोग और सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के जो प्रयोग और सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग। क्या बोल रहा है? देखिए कि जो शिक्षा जो मनोविज्ञान है, इसके अंदर मनोविज्ञान है उसके जो प्रयोग और सिद्धांत, मनोविज्ञान के प्रयोग और शिक्षा, मनोविज्ञान के जो प्रयोग और सिद्धांत, इनको दोनों को शिक्षा में अनुप्रयोग है, वो कोर्सनिक खाता है। यही क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान के प्रयोग और सिद्धांतों को शिक्षा में उतारना। स्किनर साहब जी क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। स्किनर साहब जी बोलते हैं कि मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। मतलब शिक्षण, अधिगम मतलब सीखने से संबंधित है, स्किनर साहब जी बोलते हैं। और क्रो क्या बोलते हैं? क्रो बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या। मतलब जहाँ से जन्म लेता है व्यक्ति, वहाँ से लेकर के वृद्धावस्था तक उनके जो अनुभवों का जो वर्णन और व्याख्या, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये क्रो साहब जी बोलते हैं कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के जो अनुभव हो, उनका वर्णन और व्याख्या। स्टीफन साहब जी क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जो क्रमबद्ध शैक्षिक अध्ययन प्लस श्रृंखलाबद्ध कह सकते हैं, श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध शैक्षिक अध्ययन, ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक होने के कारण, भाई मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, मन का विज्ञान है एक प्रकार का। मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक होने के कारण क्या है? व्यवहारिक है। भाई वर्तमान में मनोविज्ञान क्या एक व्यवहारिक है, और व्यवहारिक होने के कारण ये सकारात्मक, धनात्मक, विधायक, अनुपयुक्त होता है। जबकि अनुपयुक्त, नियामक, आदर्शात्मक नहीं होता है। सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और अनुपयुक्त होता है। जबकि अनुपयुक्त, नियामक और आदर्शात्मक नहीं होता है।
अन्य गणा सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, विधायक होता है, अनुयुक्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान नियमक व विधायक होता है। बताओ क्या होता है? नियमक होता है, नियम में चलता है, विधायक होता है। क्या होता है? विधायक होता है। ये हमारे चल हुआ आपके मनोविज्ञान का अर्थ और विधियां। ये पहला ही पॉइंट है, मनोविज्ञान का अर्थ और विधियां। तो मनोविज्ञान का अर्थ और विधियां हमने समझा। इसके बाद में हम हमारे नोट्स से, PDF से इसको पढ़ेंगे।